ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं हम आज सेशन। तो देखिए क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2 मैंने पढ़ाए हैं आपको, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि इसमें पेशेंट्स को एंटी सोशल बिहेवियर का प्रॉब्लम है और जिसके लिए अगर ये आपके पास में केयर पे आता है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी का पर्सन होता है, वो सोशल में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको रूल्स और जो रेगुलेशंस बनानी है, वो आपको उस पेशेंट्स के बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है? ये ध्यान रखना है आप हमेशा। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि साइको जो क्रिमिनल होता है ना, साइको जो क्रिमिनल होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, सेम, ठीक है? तो वो एंटी सोशल होता है। उनका पैटर्न भी अलग होता है, उनका बिहेवियर भी अलग होता है, वो कभी भी सोशल कभी नहीं हो सकते हैं। तो उनके साथ आपको उस तरह से उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं, जिससे पेशेंट्स को कंफर्टेबल रहे, ठीक है? सेकंड जो बाकी पर्सनैलिटी मैंने यहाँ पे बताई है बॉर्डर लाइन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो भी है, उसका जो मूड है या जो भी माइंड है, वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है। वो बॉर्डर लाइन जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि इंडिया-पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर कोई इंसान है, तो वो वहाँ पे कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है? क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है, तो सेम चीज़ यहाँ बॉर्डर लाइन पे भी स्टोरियोनिक वाले जो बंदे होते हैं, आप समझ सकते हैं ड्रामा। आप एक वर्ड याद रखना है ड्रामा। अब आप समझते हो कि जो इंसान ड्रामा करता है वो क्यों करता है? ताकि लोग उसको देखें। तो हिस्टोरियोनिक पर्सनैलिटी वाला बंदा भी ऐसा ही होता है, ये ड्रामा करता है, ताकि इसको लोग देखें। अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम है इसको। फिर नार्सिसिस्टिक वाले कैसे होते हैं? जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है? नेगेटिव पर्सन क्या होता है? वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में उनकी कोई संवेदनाएँ नहीं है। इसीलिए इनमें लैक ऑफ एम्पैथी आपको देखने को मिल जाता है। फिर बच गया पैरानॉइड। पैरानॉइड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि पैरानॉइड में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति को हमेशा शक रहता है और सब पे रहेगा, ठीक है? सब पे रहने वाला। तो ये इस तरह से पर्सनैलिटी आपको ध्यान रखनी होती है। सेकंड क्वेश्चन था ईसीटी के ऊपर। ईसीटी कब आई? तो 1938 में आई है। बिनी कार्लेटी ने इसको लेके आए थे। सबसे पहला जो साइकोसिस के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो 1938 में ईसीटी के थ्रू किया गया है। ईसीटी 2 टाइप से यूज़ होती है, यूनिलैटरल और बायलैटरल, याद रखना है। कैसे होती है? एक तो होती है यूनिलैटरल और एक होती है बायलैटरल, ठीक है? ये याद रखना है। यूनिलैटरल और बायलैटरल इसके जो मोड हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं। वोल्टेज इसमें 70 टू 130, एवरेज पूछे तो 110 होता है वोल्टेज में, ठीक है? इसके बाद में सेशंस आपको इंपॉर्टेंट है, जो बता दिए मैंने। डिप्रेशन में 6 से 12 सेशन होते हैं, सिजोफ्रेनिया में 15 सेशन से ज़्यादा होते हैं। सिजोफ्रेनिया में वो कौन सा टाइप है जो सबसे ज़्यादा ईसीटी उसके लिए बेस्ट है? तो कैटाटोनिक याद रखना है, ठीक है? और डिप्रेशन में तो ये यूज होती ही होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आने वाला है ईसीटी के ऊपर, जब मैं और बातें इसके ऊपर चर्चा करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट है जो एडमिट है, वो ये कह रही है कि खाने में जहर है। ऐसा उसको ब्रेकफास्ट जब आपने दिया तो उसका ये स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये क्या है? तो पहला ऑप्शन हेलू, फिर इल्यूजन, फिर डिल्यूजन और एम्पैथी। एम्पैथी मैंने आपको बताया अभी कि संवेदना होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन। हैलुसिनेशंस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, सामने थाली है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन पेशेंट्स को क्या फ़ील होता है? पेशेंट्स को फ़ील होता है क्या? कि समथिंग प्रेज़ेंट। पेशेंट्स को क्या फ़ील होता है? कि समथिंग प्रेज़ेंट, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। समथिंग प्रेज़ेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हैलुसिनेशंस आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है ऑडिटरी और एक होता है विजुअल, ठीक है? एक होता है ऑडिटरी और एक होता है विजुअल, याद रखना। ऑडिटरी में क्या होता है कि व्यक्ति को ऑडियो से रिलेटेड भ्रम होता है। ऑडियो का मतलब सुनना। उसको ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ उसके आस-पास में आ रही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और विजुअल में क्या होता है? साइट। उसको दिखाई देने में, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पे है। तो ये प्रॉब्लम तो है हैलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन में एक वर्ड आपको याद रखना है, मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है? मिस इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या होगा कि आप गलत समझ रहे हैं। गलत कैसे समझ रहे हैं? कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तो होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तो होता है, लेकिन आप उसको रॉन्ग समझते हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है? ये है आपका इल्यूजन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। जैसे रास्ते में, जैसे मान लो आप जा रहे हैं और वहाँ पे रस्सी पड़ी हुई है, तो रस्सी क्या है? रस्सी क्या है?
रस्सी है एक ऑब्जेक्ट, लेकिन आप उसको क्या समझ बैठे, आप उसको सांप समझ चुके हैं। तो अभी स्नैक जो आपने समझा है उसको, वो आपका इल्यूजन है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये किस टाइप का इल्यूजन हुआ, विजुअल इल्यूजन हुआ। ठीक है, डिल्यूजन का मतलब है, आपको याद रखना है 3 वर्ड, एफ एफ बी। फर्स्ट एफ का मतलब होता है फिक्स, सेकंड का फॉल्स, एंड थर्ड का होता है बिलीफ। ठीक है, अब देखिए, फिक्स फॉल्स बिलीफ का मतलब क्या होगा, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा जो झूठा है और स्थायी भी है, जिसको आप किसी भी रीजनिंग से, किसी भी रैशनल से क्या नहीं कर सकते हैं, सोल्व नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेलुसिनेशन और इल्यूजन जो है ना, ये साइकोसिस में भी देखने को मिलता है और न्यूरोसिस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली साइकोसिस में देखने को मिलेगा। नॉर्मली हम और आप जैसे लोगों को भी हेलुसिनेशन इल्यूजन हो जा रहा है, इसका मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम मेंटली इल हैं। ठीक है, लेकिन डिल्यूजन अगर किसी को है तो ये प्रॉब्लम साइकोसिस की, ये आपको ध्यान रखना। डिल्यूजन के बहुत सारे प्रकार हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे अपन डिस्कस करने वाला है। समझ में आया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, डिल्यूजन रहेगा। सी आंसर इसका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेलोपेरिडोल एक पेशेंट्स को 10 ml दी जा रही थी बीडी में। ठीक है, अब जब आपने उसको डिस्चार्ज किया तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे रिलेटेड टू हेलोपेरिडोल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहला है कि 1 घंटे पहले आप दवाई ले लो। दूसरा बोला गया है कि अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो आप डोज को कम कर सकते हैं, यानी 10 ml से कम दवाई ले सकते हैं। थर्ड बोला है कि जब भी आप सूरज की रोशनी में जाते हैं तो आप सनस्क्रीन लगा के जाइए। और फोर्थ बोला गया है कि अगर आपकी बीमारी के सिम्टम्स कम नहीं हुए हैं तो आप डोज को बढ़ा सकते हैं, आप डोज को बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बताइए मुझे। जल्दी बताना, क्योंकि सेशंस लंबा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 2 दिन से मैं इस सेशंस के चक्कर में काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका हूँ। ओके, आपका कहना है कि बीमारी के साइन अगर कम हो जाते हैं तो आप डोज को कम कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका कहना है कि खाने से 1 घंटे पहले मेडिसिन देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पर्सन कौन। सुषमा का क्या आंसर है, आंसर दीजिए। मैंने कल ही आपको बोला था कि मेरी लेक्चर्स में आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है? क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप खाने को 1 घंटे पहले दो, या साइन आपके कम हो जाए तो आप दवाई की डोजेस को कम कर दो, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। दवाई पकड़ो पहले कौन सी है, हेलोपेरिडोल है। हेलोपेरिडोल पे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। यही गलती होती है साइकेट्रिक जैसी, कुछ साइकेट्रिक जैसी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दवाई कौन सी है, हेलोपेरिडोल। दिमाग लगाइए, हेलोपेरिडोल कौन सी कैटेगरी, साइकोटिक, एंटी साइकोटिक ड्रग से, ये कैसी है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। अब एंटी साइकोटिक ड्रग में आपको ध्यान रखना है कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, फर्स्ट वन टिपिकल एंड सेकंड वन एटिपिकल। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, है ना। देखिए, टिपिकल है ना, हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसी पे फोकस ज्यादा देना है, टिपिकल पे। इस पे भी देना है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा देना होता है। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊं। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड जो ड्रग्स होती है ना, वो इसी में होती है।
कॉम्प्लिकेटेड जो ड्रग होती हैं वो सारी टिपिकल में है, जैसे सीपीजेड, क्लोप्रोमाजाइन, हेलोपेरिडोल याद रखना है, हेलोपेरिडोल आया। अब हेलोपेरिडोल यहाँ पे आप दे रहे हो तो ये किस प्रकार की एंटीसाइकोटिक हो गई? टिपिकल एंटीसाइकोटिक हो गई। कौन? हेलोपेरिडोल। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे इसकी क्लास पूछ सकते हैं, तो क्लास आप बताएंगे क्या? ब्यूटाइरोफेनोन होती है ये, ब्यूटाइरोफेनोस टाइप की ड्रग होती है ये, ठीक है। सवाल सबसे बड़ा ये है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एंटीसाइकोटिक ड्रग दें, चाहे आप क्लोप्रोमाजाइन यानी सीपीजेड दें, चाहे आप हेलोपेरिडोल दो, आपको हमेशा याद रखना है कि ये दोनों ड्रग कैसी होती हैं? फोटो सेंसिटिव होती हैं। कैसी होती हैं? फोटो सेंसिटिव होती हैं। ध्यान रखना है क्या होती हैं? फोटो सेंसिटिव। अब फोटो सेंसिटिव का मतलब जिसको रोशनी से दिक्कत हो, तो रोशनी कहाँ है? सन। तो जब भी आप सन में जाएंगे तो आपको क्या लगानी है? सनस्क्रीन लगानी है। तो राइट आंसर सी। इसके अलावा भी आपको मैं आंसर बता दूं, ठीक है, बाकी कोई इसमें है नहीं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। फिर आपको दो वर्ड सुने होंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा ईपीएस और एक वर्ड सुना होगा एनएमएस। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन किसके हैं? टिपिकल के हैं, ठीक है। इसमें से भी आपको बताता हूँ, एनएमएस जो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, मैलिग्नेंट, ओके। ये आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों में इमरजेंसी कौन सी होती है, तो यही होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी है? एनएमएस है। कौन सी है? एनएमएस है, ठीक है। इसलिए एनएमएस का जब भी कैंडिडेट आए उसको तुरंत इलाज देना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बात करें ईपीएस और एनएमएस की, दोनों क्या चीज़ हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ईपीएस क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल पिरामिडल सिम्टम, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ठीक है। इसमें कितने वेरिएशन आते हैं? चार। कितने वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं ईपीएस में? चार होते हैं, याद रखना है, ठीक है। ईपीएस में आपके चार वेरिएशन, चार वेरिएशन का मतलब आपको चार टाइप के सिम्टम्स शो होंगे। वो कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट वन होगा सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म, सूडो पार्किंसोनिज्म का मतलब हो गया ऐसा पार्किंसन जो झूठा है, ऐसा पार्किंसन जो झूठा है। सेकंड वन आपको याद रखना है डिस्टोनिया। सेकंड वन कौन सा है? डिस्टोनिया। थर्ड वन कौन सा है? अकाथीसिया, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है? एकाथीसिया। एंड फोर्थ वन कौन सा है? टार्डिव डिस्काइनेशिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया। ये चार वेरिएशंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ईपीएस में कौन से चार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये मेनली चार यही देखने को मिलते हैं, याद रखना। अगर एक्सेप्ट से क्वेश्चन आए तो ये इनमें से ध्यान रखना, ठीक है। एनएमएस में आपको मेन फीचर्स क्या देखने को मिलता है? अनस्टेबल बीपी। इस व्यक्ति का बीपी कभी भी स्टेबल नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको हाइपरटेंशन शो होने वाला है, ध्यान रखना है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? सबसे ज्यादा ये दोनों किसकी वजह से होता है? हेलोपेरिडोल की, याद रखना है। टिपिकल में भी सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, हेलोपेरिडोल, ओके, याद रखना है। इसके बाद बता देता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम ईपीएस कौन कॉज करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम ईपीएस कौन कॉज करता है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? हेलोपेरिडोल। और अगर आपसे पूछे कि मिनिमम ईपीएस कौन कॉज करता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए रिस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोन, ठीक है। रिस्पेरिडोन ये भी ड्रग है किसकी? टिपिकल एंटीसाइकोटिक, याद रखना, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमोफोबिया किसको कहते हैं? बताइए फटाफट। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ स्पीड, फियर ऑफ डार्कनेस। क्या आंसर रहने वाला है? फियर ऑफ मैरिज, बराबर, फटाफट। बाकी बाकी का आंसर क्या है? आंसर देखिए फटाफट देना है। बाकियों के आंसर क्या है? अरे बाकी बोलो भाई फटाफट, आंसर क्या है?
गैमोफोबिया मतलब बताना है आपको, फियर ऑफ साउंड, मैरिज या फिर स्पीड या डार्कनेस? वहाँ क्लास में बोलना भी होता है, चुप नहीं रहना होता है। जैसे भी हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो ग्रुप में हैं तो सही, लेकिन उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ बैठे हुए हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना है, हमेशा आपको इंटरेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? इंटरेक्ट करना चाहिए, आप जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे आपको ज़्यादा शार्प होती है मेमोरी, ये बात हमेशा याद रखना है। देखिए, चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? तो गैमोफोबिया का मतलब क्या होता है? मैरिज से डरना, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी, ठीक है? अब देखिए फोबिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फोबिया जो है वो एक प्रकार की क्या होती है? एंजाइटी प्रॉब्लम होती है, इसी प्रकार की एंजाइटी प्रॉब्लम। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें व्यक्ति को लगता है डर। अब किस तरह से? देखिए, इसमें डर जो है कैंडिडेट को लगता है, मेनली जो फोबिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मेनली फोबिया कितने टाइप के होते हैं? दो। वैसे कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे ज्यादा जो फोबिया देखने को मिलता है वो है अगोराफोबिया। पहला फोबिया कौन सा है? अगोराफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है, अगोराफोबिया के मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ अलोन इन पब्लिक प्लेस, याद रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस में खुद को अलोन फील करे या डरे लगे या उसको डर लगे, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कौन सा फोबिया होता है जो सीन होता है किस में? क्लिनिकल प्रैक्टिस में। क्लिनिकल प्रैक्टिस का मतलब हो गया साइकेट्रिक सेशंस। अगर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे फोबिया के, वो आपको एगोराफोबिया के देखें, ठीक है? सेकंड होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया आप देखिए, नाम में पता चल रहा है, इसमें क्या है? सोशल, यानी बंदा जो है वो सोशल लाइफ में डरा रहता है, किसके साथ? बोलने के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है फियर ऑफ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डर लगता है इसको, उसको बोलते हैं हम सोशल फोबिया, ठीक है? और थर्ड नंबर पे आते हैं सिंपल फोबिया। थर्ड नंबर पे कौन से आते हैं? सिंपल फोबिया, जिसमें आपके ये सब हैं, ठीक है? तो गैमोफोबिया का मतलब हो गया मैरिज से डरना। थर्ड वन है साउंड, फर्स्ट वन है साउंड। अगर साउंड से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोनोफोबिया। क्या बोलते हैं? फोनोफोबिया, ठीक? फिर आ जाती है स्पीड। स्पीड से अगर डर लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैकोफोबिया। क्या बोलते हैं? टैकोफोबिया, ठीक है? टैकोफोबिया, ठीक है? फिर लास्ट आ गया डार्कनेस। डार्कनेस से अगर डर लगता है तो निक्टोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया, ठीक है? चलिए, अभी इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि फोबिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी क्या है? मैंने मेडिसिन नहीं बोला है, क्या बोला है? थेरेपी, ठीक है? थेरेपी, ठीक है? तो याद रखना है, फोबिया के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी होती है वो कौन सी होती है? सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये भी क्वेश्चन, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन याद रखना है। अब देखिए, इसमें मतलब क्या है? सिस्टेमेटिक, यानी पहले आपको जिस चीज से डर लगता है उसके सामने थोड़ा सा रखेंगे, फिर उसके बाद उसको डर को थोड़ा ज्यादा ग्रेजुअली, यानी यहाँ पे ग्रेजुअली आपको उस डर के पास में क्या किया जाता है? स्टेपली लेके जाया जाता है, स्टेपली फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की जाती है, इस तरह से पेशेंट जिस चीज से डर लगता है वहाँ पे उसको धीरे 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 फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है? एक ये जो है ये सबसे मेन है, सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट यूज़ होती है। एक होती है फ्लोडिंग, एक होती है फ्लोडिंग। फ्लोडिंग का मतलब क्या हो गया? जिस चीज़ से इंसान को डर लगता है उसके सामने अचानक वो चीज़ लेके चली जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको हाइट से डर लगता है, एक्रोफोबिया है, ठीक है? तो आपको एकदम हाइट पे बिल्डिंग पे ले जाके और आपको नीचे देखने के लिए मजबूर कर दिया जाए अचानक सडनली, तो वो हो गया फ्लोटिंग। लेकिन अगर आपको एक्रोफोबिया है, पहले आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, वो हो गया आपका सिस्टमिक डिसेंशन। समझ में आ गया दोनों क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सीरम लिथियम लेवल पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थेराप्यूटिक लेवल पूछा गया है आपसे,
लिथियम का। लिथियम क्या चीज़ है? एंटी मेनिया ड्रग है, एंटी मेनिक ड्रग है, याद रखना है, मेनिक ड्रग है, ठीक है। लिथियम जो है वो एंटी मेनिक ड्रग है, याद रखना है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको थेरापेटिक सीरम लेवल बताना है, किसका? लिथियम का। तो बताइए मुझे कितना होता है? ऑप्शंस आपके साथ। देखिए पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ओनली सिर्फ 2 कैंडिडेट, बाकी रोज कह रहे थे कि सर क्लास कब चालू करोगे, क्लास कब चालू, क्लास कब चालू। अभी सबको मिल गया है सडनली सरप्राइज, अभी सबके होश उड़े हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। क्या आंसर आया है? बी। ए, नेक्स्ट कैंडिडेट। बताइए आंसर, बताइए फटाफट, क्या आंसर है? सेकंड कैंडिडेट। नहीं, हाँ। ओके, चलिए राइट आंसर है दोनों का। सीरम का लिथियम लेवल कितना होना है? 0.8 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट लीटर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली भी है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेनिया, ठीक है, तो मेनिया की डीओसी क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? लिथियम। क्या रहने वाला है? लिथियम, याद रखना है, ठीक है। और मोर देन अगर ये 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है आपको समझ जाना है कैंडिडेट किस में आ रहा है, टॉक्सिसिटी। किसकी टॉक्सिसिटी में? लिथियम की टॉक्सिसिटी, बात आपको, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें कि लिथियम की टॉक्सिसिटी में आपको सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे, ठीक है, तो याद रखना है लिथियम, लिथियम की टॉक्सिसिटी में आपको सिम्टम्स क्या सोने होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है लिथियम। अब लिथियम से मतलब ये मैंने मेनोमिक्स बताया आपको, ठीक है। अब लिथियम में जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, यानी जो न्यूट्रोफिल्स होती है, ल्यूकोसाइटोसिस में आपको ध्यान रखना है इंक्रीज देखने को मिलती है, क्या? न्यूट्रोफिल्स, याद रखना है क्या देखने को मिलती है? न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मिल रहे, ठीक है। I4 क्या हो गया? इंक्रीज, इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। E4 क्या देखने को मिलेगा? ट्रिमर्स आपको देखने को मिलेंगे। H4 आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोथायरोडिज्म देखने को मिलेगा, हाइपोथायरोडिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक। इसके बाद में इस आई का मतलब क्या होता है? इंक्रीज आपको थ्रस्ट देखने को मिलेगा, इंक्रीज थ्रस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलीडिप्सिया, ठीक है, पोलीडिप्सिया, याद रखना है। फोर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टोमक अपसेट देखने को मिलेगा, स्टोमक अपसेट, ठीक है, स्टोमक अपसेट, ठीक है। एंड लास्ट में बचा आपका एम, एम फॉर मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो सामने आपके मैंने अभी सिम्टम्स बताए, ये क्या है? लिथियम की टॉक्सिसिटी के ये क्या है? सिम्टम्स हैं, जिसमें आपको लिथियम याद रखना है, और लिथियम से आप इस तरह से इनको कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ लिथियम के ऊपर। आपसे पूछे जा सकते हैं कि मोस्ट कॉमन वो कौन सी ग्लैंड होती है जो लिथियम की टॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा वो कौन सी ग्लैंड है जो इफेक्टेड होती है, तो आपको याद रखना है थायराइड। कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है।
ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज, दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को आपने लिथियम दिया है, प्रेग्नेंट लेडी को अगर आपने लिथियम दिया है तो एब्स्टेन एनोमली होने के चांसेस रहते हैं कि आपको इन्फेंट होगा तो एब्स्टेन एनोमली देखने को, ये बात आपको है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसएम का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। विद रिगार्ड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर द टर्म डीएसएम स्टैंड फॉर। डीएसएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि डीएसएम जो होता है उसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से दे भी की गई तो बच्चे में एब्स्टेन एनोमली देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं है, वो एग्जाम में मिलेगा आपको। वेरी गुड। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, डीएसएम 4 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन सी इज राइट, डीएसएम। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसको दिया किसने था, प्रपोज किसने किया था, ठीक है, इसको प्रपोज किसने किया, तो याद रखना है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA, अमेरिकन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, इसने DSM 4 दिया था। ठीक है, DSM, पूरा नाम इसका DSM 4 है। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें कितने एक्सेस होते हैं, 5 एक्सेस होते हैं। कितने एक्सेस इसमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, 5 एक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से इसको बांटा गया है, यानी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए क्लासिफिकेशन, जैसे एक क्लासिफिकेशन आया था ICD। ठीक है, ICD। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन जो दिया है वो DSM ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मैंने कोई भी अपनी तरफ से क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया गया है, GSSB और RRB, ये कुछ पेपर सेलेक्ट करके क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, सिगमंड फ्रूड, विलियम जेम्स, स्किनर और विलियम गुंडेंट। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। मैं तो आशा करता हूं कि आज के सेशंस में से आपके काफी क्वेश्चन पेपर में मिले। ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बारीक क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या रहने वाला है। ए, विलियम वुंडेंट। चलिए, और इन्होंने आंसर दिया है स्किनर। ए, इन्होंने लेक्चर्स पढ़े नहीं है कि अभी आपने साइकेट्रिक के। देखिए ये क्वेश्चन है ना, हिट है, ध्यान रखना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मीनल, मीनल का आंसर क्या है। कोई बात नहीं, आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। ना 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 ना, देखिए कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात यह है कि साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी दिया किसने। ठीक है, तो साइको और एनालिसिस दोनों चीजें हैं यहाँ पे, साइको और
एनालिसिस, ठीक है। तो याद रखना है साइको एनालिसिस जो थ्योरी दी है, ठीक है, ये थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? सिगमंड फ्रूड। याद रखना हमेशा किसके द्वारा? सिगमंड फ्रूड, यानी आंसर आपका ए आएगा। बाकियों को मैं सोल्व कर दूं पहले, फिर अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या दिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, याद रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया? विलियम जेम्स ने। एक चीज, दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है। स्किनर की मैं बात करूं, बीएफ स्किनर पूरा नाम है इनका, बीएफ स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर पूरा नाम है। इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको बता देता हूँ एक थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, याद रखना है। एक आपने सुनी होगी पावलोव, एक आपने सुनी होगी पावलोव, ठीक है। ये जो भी थ्योरी है, पावलोव चाहे ऑपरेंट, ठीक है, तो ऑपरेंट किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। ये किसकी थ्योरी है? लर्निंग की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? लर्निंग। अब एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ, जैसे घर पे आपके एक घंटी है और बाहर आपके एक कुत्ता है। आपको पता है जैसे ही मैं घंटी बताऊंगी कुत्ता बाहर से आ जाएगा अंदर खाने के लिए। वाह? क्योंकि कुत्ता सीख चुका है, कुत्ता लर्न कर चुका है कि जैसे ही इस घर की घंटी बजेगी मुझे अंदर जाना है और खाना मिलेगा। तो ये क्या है? वो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है? लर्निंग प्रोसेस है। ये किसने दिया? बीएफ स्किनर ने, ठीक है। इसके बाद में विलियम वुंडेंट, विलियम वुंडेंट क्या कहते हैं? तो विलियम वुंडेंट को हम कहते हैं फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है? विलियम जेम्स। और विलियम वुंडेंट कौन है? फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि भैया इन्होंने स्टडी करी किसके ऊपर? माइंड के ऊपर और कॉन्शियस के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस किसने करी? विलियम्स वुंडेंट ने, ठीक है। तो ये चारों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और चारों ही बहुत बार पूछे गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सिगमंड फ्रूड को तो गलत मत कर, ठीक है। अब बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, ठीक है, इसमें कितनी थ्योरी आती है? तो फर्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड में आपने तीन वर्ड सुने होंगे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ठीक। सेकंड जो थ्योरी है उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। इसमें क्या आती है? इसमें आती है आपकी पर्सनैलिटी, जो आपने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था एंटी सोशल बिहेवियर वाला, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो थ्योरी आती है इसमें, वो कौन सी आती है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जिसपे एक क्वेश्चन आपके पक्का है कि आने वाला है, ठीक है। कोई सी भी डिफेंस आपसे पूछ सकते हैं, लाइक दैट, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, ठीक है, डिनाइल, अनडू, ये सब याद रखना है। इसके बाद में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बाद में आपकी कौन सी थ्योरी आती है? वो आती है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, साइको सेक्सुअल साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एक थ्योरी और आती है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ड्रीम, थ्योरी ऑफ ड्रीम, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरी जो है ये सारी साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर आती है। थ्योरी ऑफ माइंड, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ ड्रीम, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साइको एनालिटिक थ्योरी में जो टेक्निक्स यूज की जाती है, साइको एनालिटिक थ्योरी में जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो टेक्निक्स जो हैं वो हैं प्री एसोसिएशन, ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो है प्री एसोसिएशन, प्री एसोसिएशन, ठीक है। सेकंड वन जो है वो है ड्रीम एनालिसिस एंड थर्ड वन जो है प्री एसोसिएशन, सेकंड वन है ड्रीम एनालिसिस एंड थर्ड वन है ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस। ऐसे तीन जो है ये टेक्निक्स आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी में यूज होती है, ठीक है।
समझ में आया अब? समझ में आया? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप वॉकिंग किसको कहते हैं बताइए। जनरल क्वेश्चन है, आपने भी सुना होगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि स्लीप वॉकिंग जो है वो हम किसको कहते हैं, बताइए आंसर क्या रहने वाला है। स्लीप वॉकिंग किसको कहते हैं? तो सोमनाबुलिज्म, इंसोम्निया, सोमनोकाइनोसिस, एन्यूरेसिस, किसको कहते हैं? नहीं लेती बेटा, पंखा नहीं लेती मैं। ओए नीचे सोमनाबुलिज्म, ओके। ओके, विनल आंसर क्या है? नीचे आए। दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो जीएसएसबी से ही लिए हैं मैंने। ओके, ठीक है जी। तीनों के आंसर्स, सबके आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। स्लीप वॉकिंग जो है उसको हम बोलते हैं सोमानाबुलिज्म, ठीक है। अब आपको देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इस ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी है? स्लीप डिसऑर्डर की। किसकी प्रॉब्लम है ये? स्लीप डिसऑर्डर की है, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर की। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्लीप डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिसोमनिया, एक होते हैं डिसोमनिया, और एक होते हैं पैरासोमनिया, एक होते हैं पैरासोम, ठीक है। अब देखिए इंसोम्निया में जो आता है ना वो आपका कौन सा आता है? इंसोम्निया। कौन सा? इंसोम्निया, याद रखना है। और इंसोम्निया का मतलब क्या हो गया? इंसोम्निया का मतलब होता है कि आपको इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? आपको स्लीप जो है वो क्या है आपकी? डिस्टर्ब। स्लीप जो है वो आपकी क्या है? डिस्टर्बेंस। यानी आप अवेंच आप जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो क्या हो रहे हैं? अवेक हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अवेक ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इंसोम्निया, और ये किसका टाइप है? डिसोम्निया का टाइप है। पैरासोम्निया में क्या होता है? पैरासोम्निया में आपका सोमनाबुलिज्म यानी चलना, फिर आपका सोमनोकाइनोसिस। सोमनोकाइनोसिस का मतलब क्या होता है? सोमनोकाइनोसिस का मतलब ये हो गया, इसमें आपको ध्यान रखिए, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि नींद में तो आप मूवमेंट कर नहीं सकते, तो कहाँ करोगे आप? ड्रीम में। कहाँ करोगे? ड्रीम में। तो ड्रीम की जो मूवमेंट जो आपकी स्लीप को क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे, तो हम बोलते हैं सोमनोकाइनोसिस। एन्यूरिसिस हम किसको बोलते हैं? बेड वेटिंग को। किसको बोलते हैं? बेड वेटिंग को। बेड वेटिंग किसको? जैसे छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं बेड पे सोते सोते, उसको बोलते हैं बेड वे एन्यूरेसिस, ठीक है। बेड वेटिंग बोलते हैं, क्लियर है? याद रखना है। और इसके लिए अगर आपसे डीओसी पूछी जाए तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिप्रामिन, कौन सी है? इमिप्रामिन। अब इमिप्रामिन कौन सी ड्रग है? तो आपको याद रखना है एंटी डिप्रेसेंट है। कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, याद रखना। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, याद रखना, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके चार थे, जो चारों मैंने आपको बता दिए हैं। एक आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नींद में जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीप टॉकिंग। स्लीप टॉकिंग, ठीक है। तो इसको याद रखना है सोमनो युकी, नो नी लो, ठीक है, युकी, ये बोलते हैं स्लीप टॉकिंग को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए अब आई गया ना आपका वो पोर्शन, थ्योरी ऑफ माइंड। देखिए, द पार्ट ऑफ माइंड, द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है एड ईगो, सुपर ईगो, ईगो आइडियल, क्या आंसर रहेगा बताइए। पार्ट ऑफ माइंड आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट जो माइंड का है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ये आपसे क्वेश्चन। आंसर आना चाहिए फटाफट, कोई डिले नहीं।
सुपर ईगो, ओके। ना आपको साइकेट्रिक के लेक्चर्स जो अभी अपलोड हुए हैं कोर्स में वो देख लेने चाहिए, उसमें सारे क्लियर हो गए हैं आपके, ठीक है। चलिए मिनल भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस बहुत हिट हैं साइकेट्रिक में, ठीक है। देखिए रियलिटी प्रिंसिपल की बात पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है पार्ट ऑफ माइंड, तो पहले समझते हैं कि तीनों है क्या। तो तीनों है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। दिया किसने इनको, तो सिगमंड फ्रूड, किसने दिया, सिगमंड फ्रूड, ओके, सिगमंड फ्रूड ने। कब दिया ये भी आपसे पूछें तो आपको याद रखना है कब दिया गया था, 1923 में। अब देखिए तीनों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, एक ही वर्ड में याद आ जाएंगे आपको, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इड हमेशा याद रखना है बच्चा, इड हमेशा याद रखना है बच्चा, ईगो याद रखना है यंगर, ईगो याद रखना है यंगर, और सुपर ईगो याद रखना है ओल्डर। अब देखिए क्यों, चाइल्ड जो है वो हमेशा किस पे जिद करता है, बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं। मान लीजिए मार्केट आप लेके गए, कोई खिलौना मिल गया और वो उसको पसंद आ गया, आपने नहीं दिलाया उसको, तो वो क्या करेगा, सड़क पे लौटेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, सब कुछ। ये क्या है, इड है। यानी ये काम करता है रियलिटी ऑफ प्लेजर पे, रियलिटी ऑफ प्लेजर पे, याद रखना है रियलिटी ऑफ प्लेजर पे, हमेशा याद रखना है। जो चीज़ खुशी देती है ना, इंसान उसी के ऊपर ज़्यादा पागल हो जाता है। तो यहाँ पे चाइल्ड आपको याद रखना है कि बच्चा हमेशा उसकी पसंद की चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दी रहता है। तो इड पे काम करता है कौन, प्लेजर पे। ईगो, ईगो कौन आते हैं, यंगर। अब यंगर कौन, अपन, अपन क्या करते हैं, अपन पसंद को और मॉरल दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करके हुए ज़िंदगी को आगे करता है, ये ज़िंदगी में आगे चलता है। तो यंगर में आपको याद रखना है रियलिटी ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी पे कौन काम करता है, रियलिटी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजर पे कौन, इड, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे कौन काम करेगा, रियलिटी पे कौन काम करेगा, यंगर। यंगर कौन है, आप और हम जैसे कैंडिडेट जो ईगो को फॉलो करते हैं। ईगो का मतलब हो गया जो बंदा इड को भी बैलेंस करे और सुपर ईगो को भी बैलेंस करते हुए चले। अब बात समझ में आया, यंगर का मतलब क्या हो गया कि जो कैंडिडेट अपनी प्लेजर को भी कंट्रोल करके रखे और अपने मोरल्स को भी कंट्रोल करके रखे, फिर अपनी जिंदगी में आगे सफर करेगा, तो वो ईगो कैंडिडेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्डर। अब आपको पता है कि हमारे घर में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो कैसी बातें करते हैं, सामाजिक बातें करते हैं, मोरल वाली बातें करते हैं, या ऐसा मत करना, ये गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, वो सही हो जाएगा। यानी एक बात के दोनों मीन सबसे ज्यादा कौन निकालते हैं, ओल्डर कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करता है किसके ऊपर, मोरल के ऊपर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल, प्रिंसिपल ऑफ मोरल पे कौन काम करेगा, सुपर ईगो, याद रखना है। तो तीनों को बैलेंस करके कौन चलता है, बैलेंस करके इसको, इड को और सुपर ईगो को बैलेंस कौन करेगा, ईगो। और ईगो किस पे काम करता है, रियलिटी पे। तो यहाँ पे बात है रियलिटी, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, इड जो पॉइंट है ना, वो आपको याद रखना है, ये पॉइंट होती है अनकॉन्शियस माइंड की। इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसकी प्लेजर की वजह से क्या अच्छा होगा क्या गलत होगा, जो भी होगा जो होने दो, लेकिन मुझे चाहिए। ये प्लेजर किसका है, इड का है। तो कौन वर्क कर रहा है इसमें, अनकॉन्शियस माइंड वर्क करना है, याद रखना है, ठीक है। इड जो है वो हमेशा कहाँ वर्क करती है, अनकॉन्शियस माइंड में, ये भी याद रखना है। सुपर ईगो कहाँ काम करती है, तो सुपर ईगो काम करती है आपकी किसके ऊपर, अनकॉन्शियस माइंड पे। सुपर ईगो भी कहाँ काम करती है, अनकॉन्शियस माइंड पे, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे जो एक्ट है वो कैसा आ जाता है आपका, को साइंस से रिलेटेड आ जाता है। कैसा आ जाता है, को साइंस, यानी मोरल वाला आपका एक्ट देखने को मिलता है किसमें, सुपर ईगो में। क्योंकि यहाँ पे बातें कैसी होती है, मोरल वाली होती है, सामाजिक बातें होती है, जो अच्छी है वो भी, जो गलत है वो भी, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके प्रेजेंट किया जाता है। यंगर जो कैंडिडेट यानी जिसने ईगो को किया है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी किस पे काम करता है, कॉन्शियस माइंड, यानी प्रेजेंट पे काम करता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान पे काम करता है। याद रखना है, ईगो जो है ईगो जो है वो किस पे काम करेगा, कॉन्शियस माइंड के ऊपर, याद रखना है।
ठीक है। और कॉन्शियस माइंड किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्तमान में आप कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, हम किस पे हैं? ईगो पे हैं। समझे आप मेरी बात? क्लियर? ये क्वेश्चंस इस तरह से आपको सोल्व करने हैं, गलत नहीं होने चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका? न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कोर्साकॉफ साइकोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है? कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, B2, B3, B12। क्या आंसर है? जल्दी बताइए। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं हीना के आंसर का वेट कर रहा हूँ, क्या आंसर है? चलिए ये बताइए, कोर्साकॉफ साइकोसिस किस कंडीशंस में देखने को मिलता है? ये क्वेश्चंस बहुत हिट है। देखिए कोर्साकॉफ साइकोसिस जो है ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, राइट आंसर आपका क्या रहेगा? B1, जिसको हम बोलते हैं थायमिन, हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं B2 के बारे में। तो B2 क्या है? तो B2 है आपकी राइबोफ्लेविन। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे नोट्स आपके ग्रुप में शेयर भी किए हैं विटामिन के ऊपर, तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछे गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस देखने को मिल जाएगा आपको, आई में चेंजेस देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने हैं। आई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी राइबोफ्लेविन की वजह से, ब्रेन डिस्फंक्शन देखने को मिल जाता है इसमें, राइबोफ्लेविन। अब बात कर लेते हैं B3, यानी B3 कौन है? नियासिन। B3 कौन है? नियासिन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है B3 के बारे में, ठीक है। नियासिन, नियासिन में आपको याद रखना है एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी है? पेलेग्रा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नियासिन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? पेलेग्रा। अब पेलेग्रा में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 3D सिम्टम्स किस में देखने को मिलता है? 3D सिम्टम्स आपको किस प्रॉब्लम में देखने को मिलता है? पेलेग्रा। और पेलेग्रा किसकी वजह से हो रही है? नियासिन की कमी से। वो 3D सिम्टम्स क्या हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3D सिम्टम्स जो हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? तो 3D सिम्टम्स में आपको याद रखना है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। क्या क्या बोला मैंने? डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, ठीक है। ये तीनों प्रॉब्लम आपको किस में देखने को मिलेगी? पेलेग्राम। ये किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन B3, याद रखना। फिर आ गया B12। B12 आपको सबको पता है, क्या नाम है? थायोकोबालामाइन, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, थायोकोबालामाइन, ठीक है। की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस, पर्नीशियस एनीमिया। और इसके विटामिन B12 के हमें क्या लेने होते हैं? इंजेक्शन लेने होते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग, याद रखना है, भी लाइफ लॉन्ग है, याद रखना है। पर्नीशियस एनीमिया अगर किसी को होता है तो उसको आपको लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो साइनाकोबालामाइन जो आपको पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर्साकॉफ साइकोसिस के बारे में। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस में आप हमेशा ध्यान रखना है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किस वजह से होती है? एल्कोहलिज्म। ये पॉइंट क्वेश्चन याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति एल्कोहलिज्म अब्यूज़र है
तो उस व्यक्ति को कोर्साकॉफ साइकोसिस ज़रूर होगा। वाह, क्योंकि थायमिन जो होती है ये ब्रेन के नर्व ब्रेन की जो नर्व होती है इनकी एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। कौन? थायमिन। कौन? थायमिन। तो जब आप एल्कोहलिज्म लेते हैं तो थायमिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है। तो यही नहीं होगा तो ब्रेन की जो नर्व एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप। और इसकी वजह से आपको कोर्साकॉफ साइकोसिस देखने को मिलता है। इसके साथ में आपने सुना होगा एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी ये प्रॉब्लम भी आपको किसकी वजह से देखने को मिलती है? एल्कोहलिज्म में देखने को मिलती है, जिसका रीजन कौन है? थायमिन रहता है। ठीक है, याद रखना है दोनों क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे आंसर आपका थायमिन रहेगा। वाई? क्योंकि ब्रेन की जो नर्व है उनकी एनर्जी उनकी जो थायमिन रेस्पॉन्सिबल होता है वो उनको सफिशिएंटली मिल नहीं पाता है, जिससे नर्व जो सेल्स डैमेज होती हैं, ब्रेन डिसफंक्शन होता है एंड देन कोर्साकॉफ साइकिल डेवलप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं आपके क्वेश्चंस कुछ माइलस्टोन के ऊपर, जिसका नाम है कि ये देखिए, नाम है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट ILA वॉज पास्ड इन द ईयर। ये आपसे पूछा गया है कि इंडियन ल्यूनेसी जो एक्ट है वो कब पास आउट हुआ था। ये आपसे बताइए आंसर क्या रहने वाला है इसका, फटाफट बताना है। कोई बात नहीं, आज आपके सारे आइडिया क्लियर हो जाएंगे। देखिए जितने भी लाइव सेशंस हो पाएंगे, ठीक है, पॉसिबली तो यही होंगे एप्लीकेशन में ही। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशंस रखेंगे वो कल रखेंगे। ठीक है, और कल वो जो सेशंस हैं वो आई होप या तो मैं नाइट में लेने वाला हूँ या फिर पॉसिबली हुआ तो हम दोपहर में भी ले सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हम नाइट में लेंगे। ठीक है, तो मैसेज मैं ऑलरेडी ग्रुप शेयर कर दूंगा। कोशिश करना कनेक्ट रहें आप। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये क्वेश्चंस मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप जानते हैं, मैं कभी झूठ बोलता भी नहीं हूँ। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं GSSB। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितने सेशंस मैं ले पाऊंगा पर्सनली वो आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चंस पे आपका उस एग्जाम में आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए वो सिलेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तो बहुत बार काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था सबको, बट लेकिन कोई सीरियस नहीं है तो हम किसी को ज़्यादा इंटरप्शन करते भी नहीं है। हमारा पैटर्न भी नहीं होता है ऐसा कि हम किसी को फालतू में मैसेज करके डिस्टर्ब करें। जिसको जो करना है वो कर सकता है। अपना कैरियर का सवाल सबके अपने सामने होता है। टाइम इज़ प्रीशियस, ये हमेशा आपको ध्यान रखें। ठीक है, रही बात पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। आज हो गई है 1 फ़ेब। ध्यान रखना है आपको सिर्फ गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने हैं, बुकलेट्स आपको पढ़नी है। और अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट आपको सीक्वेंशली देते रहना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। कैसे भी आप टेस्ट का मतलब मेरा समझ लीजिए, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाए तो बुक से पढ़िए। अगर आप कोई क्विज ज्वाइन कर रखी है तो क्विज से पढ़िए, जैसे भी है आप पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस आप ज़्यादा सोल्व कीजिए। नोट्स पढ़ने का टाइम आपके पास अब नहीं है। ठीक है, नोट्स आप मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप डिस्कशन पॉइंट्स में जाने लगोगे तो आपका जो, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं ना आप 2 महीने में, वही आपके दिमाग में सेट हो चुका है, वही आपके वहाँ काम आने वाला है। डिस्टर्ब नहीं होना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि GSSB के जो कैंडिडेट्स हैं, डाउनलोड जो एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड कर लिए हों तो आप ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली इस नंबर पे आप सेंड कर देना अपने नाम के साथ में, ताकि मुझे आइडिया रहे कि सेंटर वाइज कहाँ कहाँ आपको अपडेटेशन मिला है। आंसर बताइए क्या है? ये तो माइलस्टोन है, पढ़ाया हुआ भी है मैंने। क्या आंसर रहेगा इंडियन ल्यूनेसी एक्ट का? नहीं पता है, चलिए कोई बात।
आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ है, तो आपको याद रखना है 1912। राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। एक चीज अब यहाँ दूसरी चीज और बता देता हूँ मैं, 1912 में ही यूगेन ब्ल्यूअर जो था, याद रखना है ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यूगेन ब्ल्यूअर ने सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल किया था सीजोफ्रेनिया वर्ड जो है वो कॉइन किसने किया है? कॉइन का मतलब किसने दिया था उसको? उस यूगेन ब्ल्यूअर ने कब दिया था? 1912 में। क्यों? क्योंकि सीजोफ्रेनिया का पहला नाम क्या था? डिमेंशिया प्रिकॉक्स, डिमेंशिया, तो इस नाम से जानते थे। उसके बाद यूगेन ब्ल्यूअर ने 1912 में इसको सीजोफ्रेनिया नाम दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आ गए हैं तो थोड़ी बात कर लेते हैं। 1949 एंड 1952 ये दो ईयर और आप याद रखना है। क्यों? 1949 में लिथियम जो है वो पहली बार दुनिया में आई थी, किसके लिए? मेनिया के लिए। और आपको पता है कि मेनिया की डीओसी कौन है? लिथियम ही है। ठीक है, तो लिथियम को एज ए ट्रीटमेंट मेनिया के लिए कब लॉन्च किया गया? 1949 में। 1952 यानी 1952 में कौन आया? तो सीपीजेड आया। सीपीजेड कौन? क्लोप्रोमा, ठीक है। सीपीजेड क्या है? सीपीजेड है फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हेलोपेरिडोल पढ़ाते हुए फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग है। ये किसके लिए यूज होती है? साइकोसिस के ट्रीटमेंट। साइकोसिस में कौन? स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन है? डेलेरियम है, ठीक है। तो इनमें आपकी सीपीजेड जो है वो यूज होती है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे 1982 1987 भी लिखे हुए हैं, तो ये भी सोल्व कर देता हूँ मैं आपको। ध्यान रखना है कि इनसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो 1982 और 1987 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? कि 1982 में आपका जो प्रोग्राम आया था वो आया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया है? 1982 में। 87 में क्या आया? तो 87 में आया आपका मेंटल हेल्थ एक्ट, एमएचए, मेंटल हेल्थ एक्ट। और ये एक्ट आया जिसके बाद में इंडिया में रेगुलेशंस बने कि भाई मेंटल इल पेशेंट इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी 1987 में। लेकिन अब सवाल क्या है कि नया न्यू जो एमएचए आया है, नया मेंटल हेल्थ एक्ट जो अब आया है वो कब आया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नया कब आया? देखिए नया जो मेंटल हेल्थ एक्ट है ना वो कब पास हुआ था, ये क्वेश्चन है। और दूसरा कि वो कब लागू हुआ अमेंडमेंट, ठीक है। ये सॉरी सॉरी कम फोर्स विच, देखिए कोई भी एक्ट है ना, दो चीजें याद रखना है एक्ट पे, एक तो वो कब पास होता है, दूसरा वो कब लागू होता है पब्लिक के लिए, ठीक है। न्यू एमएचए जो है ये कब आया था? तो याद रखना है 7 अप्रैल 2017। कब आया? 7 अप्रैल 2017 को, याद रखना है 17, ठीक है। और लागू कब हुआ था ये? तो लागू हुआ था 7 जुलाई 2018, याद रखना है। लागू कब हुआ है? 7 जुलाई 2018, यानी पूरे 1 साल और 2 महीने, ठीक है? यानी 14 महीने के बाद ये क्या हुआ? पब्लिक के लिए लागू हुआ। कौन? न्यू एमएचए, नया मेंटल हेल्थ एक्ट जो 2017 अमेंडमेंट, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। 10 अक्टूबर क्या मनाते हैं इस दिन? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ। ये देखिए इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे आपको माइलस्टोन, वो आपको मैंने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया क्वेश्चन आपका आईक्यू के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईक्यू लेवल अगर 45 है किसी कैंडिडेट का, तो कौन सी क्लासिफिकेशन में वो क्या है? मेंटल रिटार्डेड, यानी आईक्यू आपको दिया गया है 45 है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे पहला ऑप्शन सही है कि बी सही है कि डी सही है, क्या आंसर होगा इसका?
ओके। कोई भी इंटरप्शन नहीं आ रहा है ना? बताइए फटाफट आंसर बताइए। दीपिका क्या आंसर रहेगा इसका? देखिए बात करते हैं एमआर के ऊपर। अब आपको पता है कि मेंटली एमआर जो पेशेंट्स होते हैं इनको किस नाम से जानते हैं? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमआर का दूसरा नाम क्या है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब पॉइंट क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं मेन क्वेश्चन कि एमआर कितने टाइप्स का होता है। तो कितने टाइप्स के होता है? मेनली 4 टाइप्स। तो चारों टाइप्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अब मैं आपको इनकी आईक्यू रेंज बता देता हूँ, कितने रेंज पे आप कौन सा एमआर डिसाइड करने वाले। ठीक है, तो उससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर कैंडिडेट आपका, ठीक है, और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रेंज इसमें आपको याद रखना है कि जिसको माइल्ड, इस तरफ लिख लें। ठीक है, तो माइल्ड टाइप का जो एमआर का कैंडिडेट होता है, ठीक है, इसका आईक्यू लेवल कितना होगा? तो इसका आईक्यू लेवल होता है 70 से लेके और 50। 70 से लेके 50। तो याद रखना है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो कैंडिडेट जिसका आईक्यू 70 से 50 है, ये एजुकेबल है या फिर एजुकेबल है। यानी अगर आप इसको सिखाने लगोगे तो ये सीख जाए जिंदगी जीने के तरीके, या जिंदगी जी सकता है सिखाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइल्ड एमआर। फिर आ जाते हैं मॉडरेट पे। तो मॉडरेट जैसे आपको बताया 45, तो आपको याद रखना है 35 से लेके 50 तक का जो कैंडिडेट होता है वो सब किस में आते हैं? मॉडरेट एमआर में आते हैं, जिसका आईक्यू इतना है। ठीक है, अब याद रखना है कि मॉडरेट वाले को आप क्या करोगे, तो याद रखना है इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ये ट्रेनेबल होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ट्रेनेबल। अगर आप इनको ट्रेनिंग देते हैं किसी भी चीज को लेके, जैसे भैया कैसे खाना है, कैसे नहाना है, कैसे रहना है, ठीक है, पीना है, चलना है, बात करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे धीरे-धीरे आप इसको ट्रेनिंग करेंगे तो ये क्या कर सकता है? कैपेबिलिटी डेवलप हो। ठीक है? बात करते हैं सीवियर के ऊपर। अब सीवियर में देखिए सवाल क्या हो जाता है कि सीवियर जो है, यहाँ पे आईक्यू की रेंज हो जाती है आपकी 20 से लेके 25, सॉरी 20 से लेके 35 जो है, ये आईक्यू रेंज रहता है किसका? सीवियर एमआर के ऊपर। और सीवियर एमआर का जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है? सिर्फ ओनली ये डिपेंडेंट रहे। ये बात आप कैसा रहेगा? ये डिपेंडेंट, यानी जिस घर में एमआर का बंदा अगर सीवियर वाला है तो वो उस घर पे ही डिपेंडेंट रहेगा, यानी पापा, भाई, बहन, ठीक है, तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंट होने वाला है। और लास्ट में बच गया आपका प्रोफाउंड, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अभी नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि सबको आइडिया हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है बिलो 20 अगर किसी का आईक्यू है, वो किस में आता है? प्रोफाउंड। ठीक है, और प्रोफाउंड का कैंडिडेट याद रखना है किस में रहता है? कस्टडी में। इसमें रहता है कस्टडी, यानी यहाँ पे आपको इसको क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट, कस्टडी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली। ठीक, फिर देखिए आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि मोर देन 140 आईक्यू है, अगर मोर देन 140 आईक्यू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम मेडिकली बोलते हैं जीनियस कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? जीनियस कैटेगरी में।
अगर आपसे पूछे 0 से लेके 24 तक अगर किसी का आईक्यू है, 0 से लेके 24 तक का आईक्यू है, तो क्या बोलते हैं? इडियट। क्या बोलते हैं? इडियट, याद रखना है, ठीक है? इडियट बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखने वाली, ठीक? अब बात करते हैं कि आईक्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो MA/CA मल्टीप्लाई 100, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? MA का मतलब हो गया मेंटल एज, ठीक है? मेंटल एज अपॉन CA का मतलब हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, इसको आपको 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? ये बात आपको याद है। अगर आपसे आईक्यू की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो भी बता देता हूँ, इंटेलिजेंस क्यूटेंट, इंटेलिजेंस क्यूटेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा आपका आईक्यू क्लियर, ठीक है? यहाँ से इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आ गए हैं आपके साइकेट्रिक के इमरजेंसी सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन है क्या, एक क्लाइंट है जो सब्सटेंस एब्यूज का है, यानी कुछ भी ले रहा है, चाहे अल्कोहल ले रहा हो, चाहे ओपोइड्स ले रहा हो, चाहे ओपीएम ले रहा हो, चरस गांजा जो भी है, सब्सटेंस एब्यूज वो पर्सन है। दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर, आपको बताना है बेस्ट इंडिकेटर क्या, कि असेस द क्लाइंट प्रोग्रेस रिहेबिलिटेशन, यानी कैंडिडेट किसमें है? रिहेबिलिटेशन है, रिहैब में है। अब आपको ये पूछा गया है कि सब्सटेंस एब्यूज का वो पर्सन जो रिहेबिलिटेट में है, आपको मुझे ये बताना है कि वो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा आपको लग रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि ये रिहेबिलिटेट में प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ देखिए, प्रोग्रेस कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है कि वो बंदा इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता रूप से परफॉर्म कर पा रहा है डेली लिविंग की एक्टिविटी, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ। सेकंड बोला गया है कि द नंबर ऑफ ड्रग फ्री डे ही हैज, ये बोला गया है ये व्यक्ति जो है आज के दिन में फ्री ऑफ ड्रग है, यानी कोई भी दवाई नहीं ले पा रहा है, तो इसको आप प्रोग्रेस मानते हो। या फिर टेकिंग ऑल प्रिस्क्राइब ड्रग ऑन द टाइम, या फिर मान लीजिए सब्सटेंस अब्यूज पर्सन को आपने बोला कि भाई टाइम पे दवाई ले, और वो टाइम पे दवाई ले रहा है, तो क्या आप इसको प्रोग्रेस मानते हो? या फिर विलिंग टू कम फॉर फॉलो अप, या फिर वो बंदा फॉलो अप पे आ रहा है, स्वेच्छा से आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो आप प्रोग्रेस मान, आंसर आपका क्या है? मैंने बोला था ना, मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना तो भी 50 क्वेश्चन पढ़ा के जाऊँ। यहाँ पे तो अपन अभी लगभग 100 क्वेश्चंस कवर कर चुका है। चलिए बताइए फटाफट, मुझे आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर रहने वाला है? सब्सटेंस अब्यूज का ये पर्सन है, और इसको आपको आप इसे देख रहे हैं रिहैब में, और आपको ये पूछा गया है कि आप इसकी प्रोग्रेस को कैसे बताओगे कि ये बंदा प्रोग्रेस में है, यानी अच्छा है। बताइए क्या चीज़ लगती है आपको इन चारों ऑप्शन, आपको आइडिया है ये बंदा प्रोग्रेसिव है? ओके, बोला ना साइकेट्रिक क्वेश्चन को समझना है तो पहले आपको साइकेट्रिक जैसा बनना पड़े, खुद को बनो आप खुद रियलाइज करो कि आप सब्सटेंस एब्यूजिव अगर पर्सन होते तो आप कब प्रोग्रेस मानते अपना खुद का? सब्सटेंस अब्यूज जानते भी हो किसको कहते हैं? किसी ड्रग के या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति आप बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो गए हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है? चाहे वो अब अल्कोहल हो, चाहे आप वो कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एनीवन, ठीक है? तो अब जब वो चीज़ के साथ आप रिहैब में जाते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा अभी नशाबंदी कार्यक्रम जो चलता है, ये रिहैब होता है।
तो यहाँ पे जब कैंडिडेट जाते हैं, ठीक है, तो उनका स्टेटस देखने के बाद उनको वहाँ रखा जाता है। हाँ, चेंज मत आंसर आपके अभी भी गलत है, ठीक है। तो ये बंदे क्या होते हैं, इनके साथ में दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे अब आपको पता है कि ड्रग्स जो ये यूज कर रहा है या फिर जो भी चीजें यूज कर रहे थे वो हो जाती है यहाँ पे बंद। वो क्या हो जाती है यहाँ पे बंद हो जाती है। बंद हो जाएंगी तो क्या होगा इनको, विड्रॉवल सिम्टम क्या आएंगे, विड्रॉवल सिम्टम। विड्रॉवल सिम्टम्स दोनों तरह से आते हैं, फिजिकली भी आते हैं, मेंटली भी आते हैं। तो कैंडिडेट को क्या होती है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, मतलब वो छटपटाता रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो उसको वहाँ पे मेडिकली सिस्टम दिया जाता है, यानी फार्माकोलॉजी, आप उसको ड्रग्स देने वाले हैं एज ए काउंटर एक्ट। देन उसके बाद इनकी रिहैब में थेरेपीज चलती हैं। थेरेपी चलते के दौरान आपको इसकी प्रोग्रेस कब दिखती है, जब ये व्यक्ति, अब आपको पता है कि सब्सटेंस एब्यूज वाला ये पर्सन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंट। ये व्यक्ति खुद की एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पा रहा है, वो भी पूरे दिन की और इंडिपेंडेंटली। ये सबसे बेस्ट है कि ये प्रोग्रेसिव है, समझ रहे हो आप। इंडिपेंडेंटली अगर कोई व्यक्ति, यानी एज ए नॉर्मल, आप जैसे खुद की एक्टिविटी रोज की खुद करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, मैं करता हूँ, और नॉर्मल हुआ है ना। तो ये प्रोग्रेस है उसका। ये प्रोग्रेस नहीं है कि उसकी दवाई फ्री हो गई है, वो दवाई टाइम पे ले रहा है, ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस क्या है कि वो व्यक्ति कैसा आया था आपके पास, अब्यूजिव पर्सन आया था। नशेड़ी आदमी को जब आप देखते हो तो आपको कैसा फील होता है। ये बंदा अब देखिए खुद की एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। पूरी एक्टिविटी, सुबह उठ रहा है, अपने टाइम पे उठ रहा है, ब्रश कर रहा है, नहा रहा है, फ्रेश हो रहा है, नाश्ता कर रहा है, बातें कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मिल रहा है लोगों से, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो ये प्रोग्रेस है रिहैब की, समझे आप मेरी बात। रिहैब में थेरेपीज चलती हैं, ड्रग्स आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये राइट आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैच करते हुए राइट आंसर नहीं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब सब्सटेंस एब्यूज के बारे में आपको मैं बता दूं तो इसमें देखिए, एक तो होती हैं सीएनएस डिप्रेसेंट यूज करते हैं, सब्सटेंस एब्यूज के एग्जांपल मैं बता दूं। एक होते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट। अब ये क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट का मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करें, ये जो डिप्रेस करें, ठीक है? एक होते हैं हेलुसिन और एक होते हैं अदर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कैटेगरी डिवाइड की गई है जो आपकी किस में इन्वॉल्व होती है, सब्सटेंस एब्यूज में। सीएनएस डिप्रेसेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, अल्कोहल। याद रखना है, सीएनएस को डिप्रेस कौन करती है, अल्कोहल करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है ओपोइड्स और ओपोइड्स याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद है। सीएनएस स्टिमुलेंट कौन करती है, तो सीएनएस स्टिमुलेंट करती है आपकी एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन याद रखना है, ये भी क्वेश्चन, सीएनएस स्टिमुलेंट करती है एम्फेटामाइन, याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और अब जैसे ओपोइड्स क्या करती है, सीएनएस डिप्रेस करती है। जैसे मैं आपको और बता देता हूँ, एक और हीरोइन, आपने नाम, तो हीरोइन जो है ना वो सीएनएस को डिप्रेस करती है, लेकिन कोकीन जो है वो सीएनएस को क्या करती है, रेट कर, याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप। देन इसके बाद में बताता हूँ मैं आपको हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में कौन आता है, हेलुसिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, हेलुसिनोजन बोल रहा हूँ। कैनाबीज कौन आते हैं, कैनाबीज आप यूज कर रहे हैं, या एलएसडी आप यूज कर, ठीक है, एलएसडी, ये सब किस में आते हैं, हेलुसिनोजन में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर्स, अदर्स में कौन आया आपको याद, तो और ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होती है, दो तीन वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉक्सिकेशन, टॉक्सिकेशन का मतलब क्या हो गया कि टॉक्सिसिटी हो जाना। डिटॉक्सिकेशन, डिटॉक्सिकेशन का मतलब क्या हो गया कि टॉक्सिसिटी जो हुई है उसको आप क्या कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को रिपेयर कर रहे हो। एक एंटीडोट आपने सुना, आप जानते ही हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए काउंटर एक्ट करने वाली ड्रग वो। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको याद रखना है। विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी ड्रग्स या किसी भी सब्सटेंस के प्रति आप एडिक्ट हो जाएं और उसके बाद जब आप उसको क्विट करते हैं तो आपके फिजिकली और मेंटली में जो सिम्टम्स आपको शो होते हैं वो विड्रॉल, ठीक है। ये बात आपको, तो 9 14 क्वेश्चंस का राइट आंसर वो है
ठीक है। अब आज के सेशंस का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका नाम है आपके सामने, और ये है आपकी फार्माकोलॉजी, साइकेट्रिक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चंस है, जो है ऑल आर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स एक्सेप्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा मजेदार है। आपको मुझे बताना है कि ये ड्रग्स में से कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। कि मैंने जो अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये सारे हिडिंग क्वेश्चंस हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया है जो आज तक एग्जाम में नहीं, और ये मैंने पिक ही उसी पेपर से किए हैं जो ऑलरेडी ले चुके हैं, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस फिर से आने वाला है। ओके, आंसर जल्दी दीजिए, डिले मत कीजिए। एक आंसर आया है, बाकी आंसर दीजिए। लगा दिया क्या इतना टाइम? तो पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, मैंने डिप्रेशन पढ़ाया था तब पूरा पढ़ा के भी, तो अच्छे से समझाया था, तब भी भूल गए आपकी कौन सा ड्रग नहीं है। हाँ, तो सोचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों से में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बात करें एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन सी नहीं है, तो थाइराइड नहीं है। सिंपल सी बात है, ये क्या है? डायूरेटिक्स। क्या है ये? डायूरेटिक्स। आप क्या पूछ रहे थे? डिप्रेशन के अगेंस्ट में जो काम करे, कौन कौन सी? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, टीसीए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, MAOIs। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRIs। तीन ही क्लास हैं और सुपर क्लास हैं, हर बार पूछी जाती है। ठीक है, याद रखना। तीन ही क्लास हैं और हर बार पूछी जाती है। बात करते हैं इनके ऊपर, क्या है ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान से समझ लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर हिट होगा, कोई सा ना कोई सा जरूर क्वेश्चन। क्या? टीसीए कौन कौन सी ड्रग्स होती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो टीसीए में आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताई थी एक ड्रग, इमिप्रामिन। इमिप्रामिन याद रखना है। इमिप्रामिन किस में यूज होती है? बेड वेटिंग। किस में यूज होती है? बेड वेटिंग। तो याद रखा आपने, एंटी डिप्रेशन ड्रग भी है ये, लेकिन बेड वेटिंग, जो बच्चे गीले पेशाब कर देते हैं नाइट, तो उनके भी ये दे सकते हो आप, ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें और कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो इमिप्रामिन के अलावा कौन सी ड्रग होती है, याद रखना है। इमिप्रामिन के अलावा कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो एमीट्रिप्टिलिन। एमीट्रिप्टिलिन। ठीक है, एमीट्रिप्टिलिन। फिर बात करते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो आइसोकार्बोक्सिजेड, याद रखना है, बहुत पॉपुलर है, आइसोकार्बोक्सिजेड। ठीक, और इसके बाद में फिनालाजाइन, कौन सी है? फिनालाजाइन, फिनालाजाइन। ठीक, ये ड्रग्स पॉपुलर है, हमेशा पूछी जाती है, तो याद रख लेना है। ठीक है, ऐसे सारे में बात करें तो सर्ट्रालिन, सर्ट्रालिन याद रखना है, सर्ट्रालिन। ठीक है, इसके बाद में सर्ट्रालिन के बाद में फ्लुक्सटिन, कौन सी है? फ्लुक्सटिन। ठीक है, सर्टालिन हो गया, फ्लुक्सटिन हो गया, और कौन सी है? सिटालोप्राम और सिटालोप्राम। ये फिक्स क्वेश्चन है जो हमेशा हर बार पूछे जाता है। ठीक, चलिए अभी ये तो हो गई ड्रग्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या है? साइड इफेक्ट्स। कि जो आप एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं, चाहे आप टीसीए यूज करें, चाहे आप एसएसआरआई यूज करें, चाहे आप MAIS यूज करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे बने? किस पे बनता है? ठीक है, बाकी दोनों पे भी बने हुए हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो टीसीए या फिर आप एसएसआरआई अगर यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स के साथ में क्या साइड इफेक्ट कनेक्ट होके आ रहा है, या किस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फार्मा पे। ठीक है, तो फार्मा का मतलब साइकेट्रिक पे क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो टीसीए जो है, ठीक है, टीसीए जो है इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है हेड्स। क्या याद रखना है? हेड्स। हेड्स का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। अब झोपड़ी में क्या देखेंगे आप? झोपड़ी का मतलब हो गया टीसीए के साइड इफेक्ट्स में आप क्या देखने वाला है, ठीक है। तो एच फॉर हाइपोटेंशन, एच फॉर हाइपोटेंशन याद रखना है, एच फॉर हाइपोटेंशन। क्लियर? ए फोर क्या है? तो ए में आपको देखने को मिलेगा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं तो ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन। फिर इसके बाद ब्लड विजन, इसके बाद ब्लड विजन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। टी, टी का मतलब क्या हो गया? टेकी कार्डिया। टी का मतलब क्या हो गया? टेकी कार्डिया याद रखना है। का मतलब क्या हो गया? टेकी कार्डिया, ठीक है। एंड एस, एस फोर क्या होने वाला है यहाँ पे? सर्डेशन। एस फोर क्या होगा? सर्डेशन। ये जो चार कॉम्प्लिकेट साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें? ट्राईसाइक्लिक एंड डिप्रेशन। एसएसआरआई की मैं बात करूं, एसएसआरआई की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है क्या क्या? डिजीनेस। क्या क्या याद रखना है? डिजीनेस याद रखना है। डिजीनेस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है एसएसआरआई में, ठीक है। इसके अलावा हेडेक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हेडेक आपको देखने को मिल जाएगा। इंसोम्निया आपको देखने को मिल जाएगा। नोजिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंसोम्निया हो गया, नोजिया आपको देखने को मिलेगा। लिबिडो, लिबिडो जो है वो कैसी देखने को मिलेगी? डिक्रीज। लिबिडो किसको बोलते हैं? सेक्स डिजायर को, ठीक है। तो लो सेक्स डिजायर आपको देखने को मिलेगी एसएसआरआई, तो कंज्यूमर पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं। एमएओआईएस, यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? एक हेडेक, यहाँ पे हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। एक हार्ट रेसिंग, हार्ट रेसिंग या हार्ट रेसिंग, यहाँ पे जो है हार्ट रेट कैसी भाग रहा है? रेस की तरह भाग रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर चेस्ट पेन आपको क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन, ठीक है। फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है? नेक स्टिफनेस देखने को मिल, नेक स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, याद रखना है। ये तो हो गई आपकी कॉम्प्लिकेशन, तो सॉरी साइड इफेक्ट वाली पॉइंट, जो कि आपको ध्यान रखने वाली चीजें है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक लास्ट और क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ आपको। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि टायरामीन करके एक डाइट आती है, टायरामीन रिच करके, ठीक है। टायरामीन रिच का मतलब हो गया कि भाई जिसमें टायरामीन ज्यादा हो। तो टायरामीन जो डाइट है वो किस पेशेंट्स को नहीं देते हैं? तो याद रखना है किसको नहीं देते हैं? MAIS याद रखना है। दो कैंडिडेट मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स यानी आइसोकार्बोक्सिल और फेनिलाजाइन अगर ले रहा है तो उसको आपको टायरामीन रिच डाइट नहीं देनी है। वाई? क्योंकि अगर आपने उसको दी तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्या हो सकता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसलिए ये इसके लिए क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अगर मान के चलिए एक चीज और बता देता हूँ, मान के चलिए कि किसी को आपने दे दी, उसको हो गया हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो आप एज ए डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस, क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? तो आपको याद रखना है फेंटोलामाइन आइसोलेट। क्या याद रखनी है? फेंटोलामाइन, टोलामाइन, फेंटोलामाइन आइसोलेट। ये जो ड्रग है ये यूज होती है किसके लिए? हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका आज का सेशन रहने वाला है। आई होप 2 दिन से जो आपकी मशक्कत, जो इंटरप्शन आपका चल रहा था हमारे साथ, मेरा भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको देना चाह रहा था वो दे नहीं पा रहा था ईजी वे में। बेस्ट आइडिया यही रहा कि हम एप्लीकेशन पे लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे जब तक हमारा यूट्यूब का जो स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाता है, ठीक है। और क्लियर, तो सी यू टुमारो। नेक्स्ट सेशंस में फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही नए कंटेंट और क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। और लास्ट आपके लिए एडवाइस यही है कि देखिए, हैजी नहीं होना है और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसा जो भी कर रहे हैं करने दो, आप अपना बेस्ट करिए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि दिन की और रात की नींद, चैन, भूख प्यास सब बिठा के बैठ गए हो, ठीक है। होने वाला कुछ नहीं है इनसे, ठीक है। सिलेक्शन आपको हमेशा रेगुलर आपकी पुरानी हिस्ट्री जो आपने स्टडी की है वो आपको देती है।
वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं देती है, ठीक है? और ये जो रिसेंट में आपका ये जो भागम-भाग वाला सीन जो चल रहा है आजकल स्टूडेंटों के अंदर, ठीक है? ये हमेशा आपको ट्रैप बैक देगा, ठीक है? वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न वाला खाली परोस के देगा, ठीक है? तो वहाँ आप ऑप्शन ए, बी, सी में कन्फ्यूज़ रहो, ठीक है? तो टेस्ट पेपर आप टाइमली देते रहना, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस कल, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराइए। जय हिंद, जय भारत।